देखो, पोटेंशियोमीटर नाम से स्पष्ट है कि ये एक ऐसा एपरेटस है जिसकी मदद से हम किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जान सकते हो। इसकी मदद से आप किन्हीं दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस की तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये सारे कार्य हम पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते हैं। अब इसकी बनावट कैसी है, इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें एक लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है, यानी एक तख्ता होता है लकड़ी का बना हुआ, और जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में इसमें एक तार होता है जो एक एक मीट एक एक मतलब एक एक मीटर में ऐसे करके मुड़ा हुआ था, यानी ये लंबाई 1 मीटर। यहाँ पे ना एक स्केल लगा होता है जो 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है, और उतना ही लंबा तार होता है 1 मीटर का। फिर वो मोड़ करके फिर वो दूसरा, मतलब टोटल ना 4 से लेकर के 10 मीटर लंबा तार होता है, 4 मीटर या 6 8 मीटर या 10 मीटर, और उसको एक एक मीटर के गैप में फिर ऐसे मोड़ मोड़ के रखा जाता है। समझ रहे, ये एक एक मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 4 6 मीटर 10 मीटर हो जाता है। और ये दोनों किनारे ए और बी दिख रहा है। अब इसमें दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट किसको बोलते हैं पता है? जो वायर है ना, वायर के दोनों किनारों में आप एक तो जोड़ दें बैटरी, उसके बाद रियोस्टेट और ये की। बैटरी रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक, इसका काम है करंट को कंट्रोल करने का, और ये स्विच, ठीक है। इस ये पूरे को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट मतलब जो फिक्स रहता है, आगे के फोटोज में भी ये प्राइमरी सर्किट फिक्स है, आप देख लो। बदलता क्या है? सेकेंडरी। क्यों बदलता है? हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमको क्या चाहिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पता करना है, क्या आपको दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस की तुलना करनी है, तो आपके उद्देश्य के हिसाब से सेकेंडरी सर्किट जो है वो बदलता जाएगा। लेकिन प्राइमरी वाला आप देखो फिक्स है ना, यही चीज़ है वहाँ पे भी, आप देख लो। बस वो ये ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है, चीज़ वही है। ये जो ए बी तार है जो ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, वो एक सब यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। आप नीचे भी देख सकते हैं, इसी का इक्विवेलेंट हमने नीचे भी बनाया है, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट किसको बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट जिसमें ये जो वायर का जो पॉइंट ए है, वहां से एक दूसरा सेल, ई नाम दे देता हूँ उसका, ई एम एफ, ई ए बोल दो, उसको गैल्वेनोमीटर की मदद से जोड़कर इसका दूसरा किनारा जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, जो तार पर सरका करके बैलेंस पॉइंट खोजता है। बैलेंस पॉइंट खोजा जाता है उसकी मदद से। यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे भी आप देख लो, ये वाला हिस्सा आपको नीचे नजर आ रहा है। समझ में आया पोटेंशियोमीटर? उसके बाद हमने इसके सिद्धांत में, यानी इसकी थ्योरी में हमने क्या देखा था कि मान लीजिए पोटेंशियोमीटर में जो ये जो वायर है, ए बी जो वायर है, उसके दोनों किनारों के बीच का, यानी दोनों किनारों पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो और उसमें फ्लो होने वाली करंट अगर I है, तो V इक्वल आई आर होता है। V इक्वल, जहां I उस तार में फ्लो होने वाली करंट है, R उस वायर का रेजिस्टेंस है, V दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और R का मतलब क्या होता है पता है आपको? R का मतलब होता है रो एल बाई ए। क्या होता है? रो एल बाई ए। रो उस वायर की रेजिस्टिविटी है, यानी प्रतिरोधकता है, एल उस तार की लंबाई है, ए उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जब आर की जगह इसको रख दिए, अब आप क्या किए, आई रो और अपॉन ए को एक साथ ले लो, एल को अलग कर लो, ठीक है। तो ये पूरा अगर कांस्टेंट हो गया तो आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियोमीटर के तार के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट को देख रहा हूँ, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतने हिस्से की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा लंबाई लोगे समझ जाओ उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो यही सिद्धांत है, और इस
इस कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दिया था आपको पता है? के। क्या नाम दिया था? जिसको हमने क्या कहा था? विभव प्रवणता, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा था इस के को। यही के है, यही है, समझ में? और के अगर कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया था, यहां से भी वही मिला था, है ना? और k को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया था बताओ बोला? k को डिफाइन करने के लिए मैंने v बाई एल रखा था, और अगर l इक्वल 1 यूनिट ले लूं तो k इक्वल v हो गया था, है ना? इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियोमीटर की वायर में यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल का जितना कमी होता है, जितना वो पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप, यानी पोटेंशियल की कमी। ऑब्वियस सी बात है, ए सीधा प्लस से जुड़ा है ना, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ आओगे तो पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। तो यूनिट लेंथ चलने पर पोटेंशियल में जितनी गिरावट आती है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसको के से डिनोट करते हैं। क्योंकि के इक्वल वी आपको कब मिला? जब आपने एल का वैल्यू कितना रखा। तो इसका मतलब क्या है? यूनिट डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल की वैल्यू में जितनी गिरावट हो रही है, जितनी कमी हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में? यही इतना ही हम लोग कल भी पढ़े थे पोटेंशियोमीटर की थ्योरी में। इसमें ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। अब देखो, पोटेंशियोमीटर के वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं। दो सेलों का आप ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जान सकते हो, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जान सकते हो, समझा? तो वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से हम पहला लिखे हैं टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दिख रहा है? कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। चलिए, तो जब आपको दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर करना हो तो आप सबसे पहले तो इसका जो अरेंजमेंट है, जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो आप गौर से खुद देख लो, सर प्राइमरी सर्किट में कोई बदलाव नहीं हो। आप देख लो, ये जो प्राइमरी सर्किट है ना, वो वैसा ही तो वैसा है। देखो, कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको? प्राइमरी सर्किट वैसे ही रहता है, बदलाव कहाँ होता है? अब यहाँ पे देखो ना, मैंने एक सेल, यहाँ पे कितने सेल हैं? दो सेल। क्यों? क्योंकि हमको काम ही तो दो सेल का करना है ना। क्या लिखा है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो आपको जिन दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी है उसको आप सेकेंडरी सर्किट में जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी सर्किट में जोड़ दिए और दो अलग अलग स्विच लगाकर, एक्चुअली ये है एक ही स्विच, ये इसको बोलते हैं टू वे की। कौन सा की? टू वे की। ये जो आपको K2 दिख रहा है ना, वो टू वे की है। हिंदी में बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। क्या बोलते हैं? द्विमार्गी कुंजी। मतलब कि जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम स्विच ए वाला यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि K2 को इस ए से कनेक्ट कर देंगे, तो ये कनेक्ट नहीं रहेगा। मतलब ये समझ जाओ, ये इसका कोई काम नहीं है। अभी सर्किट से कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला। K2 को यदि इससे कनेक्ट कर देंगे ए से, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर यहाँ से इसका संपर्क तोड़ करके बी वाले को जोड़ लेंगे, उस समय इसका नाता टूट जाएगा, सर्किट से ये जुड़ जाएगा। बात समझ रही? तो दो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको टू वे की बोलते हैं। ये वन वे की है, एक मार्ग की कुंजी। ये कैसी कुंजी है? द्विमार्ग की कुंजी। समझ में आएगी? बहुत सरल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सरल चीज़ है। तो हम इस तरीके से बनाए हैं, और हमारे ये वाले बुक में खाली ऐसे पॉइंट्स करके बस दिया, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सुनो आगे की बात। और प्राइमरी सर्किट तो वही है जिसमें एक आपको बैटरी दिख रहा है, लेड एक्यूमुलेटर सेल, एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक। और थ्योरी लिखने में कौन सी कठिनाई है? आपको जो जो हिस्से दिख रहे हैं आप उनको लिखिए। अब मैं हिंदी में अगर बोलूँ तो यही कहूँगा कि प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी तथा धारा नियंत्रक को एक मार्गी कुंजी K1 के साथ जोड़ा गया है। जो दिख रहा है वही लिखना है, कठिन है ही नहीं कुछ। और द्वितीयक परिपथ में क्या जोड़ा गया है? दो सेल। कौन से दो सेल? जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, जिनके ईएमएफ की अपने को कंपेयरिंग करनी है, उन दोनों सेलों को कौन सी कुंजी से जोड़ा गया है? द्विमार्गी कुंजी से, यानी कि टू वे की से जोड़ा गया है। और उसको रेजिस्टेंस
बॉक्स से कनेक्ट करके यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रहेगा, कोई नॉन वैल्यू वाला, और उसको फिर गैल्वेनोमीटर की मदद से यहाँ जोड़ दिया गया है, जॉकी। ठीक है ना। अब हाँ बेटा, नहीं नहीं, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, ईएमएफ का कंपेयरिंग करना है। तो चलो कैसे कंपेयर करेंगे पता है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये स्विच तो ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, K2 वाला जो है ना उसको मैं A से जोड़ दूंगा, ये वाले स्विच को A से कनेक्ट कर दूंगा, A से कनेक्ट कर दूंगा तो ये इधर ऐसे कनेक्ट हो गया। अब ये वाला कनेक्ट नहीं है, मतलब करंट अगर इधर आएगा तो इधर ये वाले रास्ते पे जाएगा कि ये वाले रास्ते पे जाएगा, हाँ जिधर रास्ता जुड़ा है ना उधर ही करंट जाएगा, तो इधर करंट जाएगा। फिर हमारा काम क्या रहेगा, अब हम इधर वो बैलेंस पॉइंट खोजना चाहेंगे। अब तो जॉकी को चला के देखेंगे, शुरुआत में तो चलो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, कांटा इधर उधर रहेगा, वो कांटे कहाँ लाना है, जीरो लाना है, जीरो में लाना है, तो जीरो में लाने क्या करेंगे, जीरो में लाने के लिए जॉकी सरकाएंगे इधर उधर। कब तक सरकाएंगे इधर उधर, हाँ हो सकता है एक तरफ सरकाओगे तो कांटा उधर ही हिलते दिखे, हो सकता है उधर सरका दिए तो कांटा उधर हिलते दिखे, मतलब समझ में आ जाएगा कि इधर ज़्यादा ही उधर हो जा रहा है तो कांटा उधर चले जा रहा है, ज़्यादा ही इधर आ जा रहा है तो कांटा इधर जा रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट हमको मिल जाएगा जिसमें कांटा जीरो पे आएगा, वही बैलेंस पॉइंट है। मान लो बैलेंस पॉइंट आपको, जब ये वाला सेल आप उसके साथ कनेक्ट किए हो तो मान लो बैलेंस पॉइंट L1 दूरी पर दिखता है, कितने दूरी पर दिखता है, L1 दूरी पर दिखता है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार V इक्वल KL के अनुसार V पोटेंशियल डिफरेंस है, मगर अभी मैं EMF की तुलना कर रहा हूँ इसलिए उसको मैं E1 पहले सेल के लिए लिखता हूँ, E1 इज इक्वल टू KL1, यही फॉर्मूले से लिखा हूँ ना मैं, याद रखियो, E1 इज इक्वल टू KL1, K वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, पहले वाला सेल का काम हो गया, उसके लिए बैलेंस पॉइंट खोज लिया, उसका काम हो गया खत्म। फिर यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, वो वाले स्विच को हटा करके अब उस स्विच का संपर्क मैं ये वाले करूँगा, पॉइंट बी से करूँगा, तो क्या होगा बताओ, अब ये सर्किट के साथ जुड़ जाएगा और वो वाला वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब करंट फ्लो होगी तो इसमें से होगी, ये तो कोई दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ उससे अलग वाला है, फिर वही काम करेंगे, फिर जॉकी को सरका के देखेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत सरल चीज़ है, उधर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, ये फिक्स है, जो काम करना वो इसमें होगा। फिर इधर जॉकी को सरका के देखेंगे, बैलेंस पॉइंट खोजेंगे, हो सकता है इसके लिए बैलेंस पॉइंट हमको L2 दूरी पर मिले, जैसे उसके लिए कितनी दूरी पर मिला था, हो सकता है इसके लिए L2 दूरी पर मिले, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, दूसरे सेल के लिए, बहुत बढ़िया, ये फॉर फर्स्ट सेल और ये फॉर सेकंड सेल, और इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, जिसमें के कटेगा, तो E1 बटे E2 बराबर कितना आ जाएगा, हो गया, आपका आंसर आ गया। मतलब आपको अगर बैलेंस पॉइंट दोनों ही सेलों के लिए बैलेंस पॉइंट की जो दूरियां रहेंगी उनमें जो रेशियो रहेगा वही उनके ईएमएफ का रेशियो रहेगा। नहीं समझा है, इस तरीके से हम दो सेलों के ईएमएफ की कंपेयरिंग कर सकते हैं। और इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है, वो सावधानियां क्या है कि दोनों सेलों के प्लस प्लस वाले को, प्लस प्लस इलेक्ट्रोड को पॉइंट ए से जोड़ना है। स्विच को तब ऑन करना है जब आप रीडिंग लेने के लिए तैयार हों, पहले से आप स्विच को ऑन करके करंट फ्लो कराएंगे तो तार के ज़्यादा गर्म हो जाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए जब काम देखना हो तभी आप क्या करें, हाँ स्विच ऑन करें, पहले से बहुत देर से करंट मत फ्लो करवाते रहें। दूसरा, बैलेंस पॉइंट खोजने के लिए जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना है, लाइटली चलाना है, अन्यथा तार के घिसने से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल सकता है। ठीक है, और याद रखना कि इसका जो ईएमएफ है, इसका ईएमएफ जो है वो इन सेलों के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, जो मेन जो बैटरी यहाँ पे आप लगाया हो उसका नहीं तो क्या होगा पता है, नहीं तो क्या होगा, अभी क्या है जॉकी इधर उधर सरकार है, एक तरफ सरकाने पर हो सकता है डिफ्लेक्शन इधर दिखे, दूसरी तरफ सरकाने पर डिफ्लेक्शन इधर दिखे, तो भैया जब डिफ्लेक्शन इधर और इधर दिख रहे तब बैलेंस पॉइंट खोजा जा सकता है। और अगर आप जॉकी सरका रहे हो
और ये गैल्वेनोमीटर का कांटा खाली एक ही साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप बैलेंस पॉइंट कैसे खोज पाओगे? बैलेंस पॉइंट कब खोज पाएंगे बताओ? जब आपको लगेगा सर इस तरफ अगर सरका रहे हैं ना तो कांटा इधर जा रहा है, और ज्यादा इधर सरका दे रहे हैं तो कांटा उधर तो जब दोनों साइड मिले तब तुम बीच वाला खोज सकते हो। और अगर आपको कहीं भी जॉकी रख रहे हो खाली कांटा एक ही तरफ दिख रहा है तो बैलेंस पॉइंट नहीं खोज सकते ना। ठीक है, तो इसका ईएमएफ इन लोग से क्या रहना चाहिए? ज़्यादा रहना चाहिए। ये सब सावधानियां आपको दी हैं, आप अच्छे से देखना। ठीक, ओके। ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा।